नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अग्निपथ को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह की बातें आपको समझाई जा रही हैं और सरकार की समझाई हुई कई बातों से कई लोग प्रेरित हो गए हैं और वो तरह तरह से इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। लेकिन जिस ग्राउंड पे इस योजना का विरोध हो रहा है और जिस ग्राउंड पे इस योजना की तारीफ़ें की जा रही हैं, वो दरअसल वो ग्राउंड है जो केंद्र सरकार चाहती है कि आप उसमें उलझे रहें। केंद्र सरकार देश की सबसे अहम जो समस्या है उससे ध्यान भटका रही है और आपको एक ऐसी जगह पे उलझा दिया है जो दरअसल समस्या है ही नहीं। ये जो नौजवान नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं वो हम और आप जो सोशल मीडिया पे सक्रिय लोग हैं उनसे ज़्यादा इस स्कीम को समझ रहे हैं और यही वजह है कि इस योजना को लेकर इतना गुस्सा है। हालांकि जो आगजनी तोड़फोड़ हो रही है इसके कई दूसरे कारण भी हैं। सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं वो इस समस्या को अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में हरियाणा का एक वीडियो आया है, कितनी चतुराई से एक सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छे से उस भीड़ को समझाया, उनको उनके भविष्य का हवाला दिया, उनसे ज्ञापन ले लिया और हिंसा होने से बच गई। इस तरह की चीज़ें आसानी से करनी चाहिए और यही एडमिनिस्ट्रेशन का प्राथमिक कर्तव्य है, उनका काम यही है। अगर कोई ये समझे कि वो कोई स्पेशल किया, उन्होंने काम यही है। तो आज हम इसी को समझेंगे और वहाँ लेके जाएंगे आपका ध्यान, आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो सरकार नहीं चाहती कि आप देखें। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी पत्रकारिता को मजबूती देना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं और ये भुगतान आपके अतिरिक्त धन से होना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जो पैसा बचता है उससे। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको 2 या 3 बार दिखाई देगा, उसे भी वीडियो पॉज करके आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। दरअसल हम सब जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम अच्छी है या बुरी है। हर तरफ से क्या हो गया, 4 साल 21 साल तक तो बच्चा करके निकल आएगा, इतना रुपया मिल जाएगा, माँ बाप का सहारा बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई 21 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उस क्या करेगा, उसकी तो नौकरी चली गई, उसको जो है फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ेगा, उसके जीवन का भविष्य का क्या होने वाला है, उसका करियर तो चौपट हो गया, वगैरह वगैरह। हमें अग्निवीर स्कीम अच्छी है या बुरी है इस चक्कर में उलझना ही नहीं चाहिए। ये स्कीम किसी भी तरह से इवेल्युएट करने के लिए है ही नहीं। इस स्कीम का मूल्यांकन करने का कोई अर्थ ही नहीं है। अग्निपथ स्कीम और अग्निपथ स्कीम का मूल्यांकन करने का इसलिए कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जब आप समझ जाएंगे कि इस पूरे स्कीम के पीछे सरकार का खेल क्या है तो आप भी कहेंगे इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी फ़ौज में भर्ती होता है तो वो आदमी 58 साल की उम्र पूरी करके, अभी आज बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ मैं, आपको प्राइवेट सेक्टर का हाल भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली। जल्दी जल्दी निष्कर्ष के चक्कर में मत रहिएगा और ये भी मत समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उससे वीडियो ख़त्म हो गया। आखिर तक देखने में ज़्यादा आनंद आएगा। तो क्या है कि आप 58 साल तक नौकरी करते थे, मरे गिरे अगर आपने नौकरी की तो 35 से 40 साल तो नौकरी कर ही लेते थे। अब सरकार ने वो नौकरी ख़त्म कर दी है। फ़ौज की उस नौकरी को ख़त्म कर दिया है जिसमें आपको आराम से अपने जॉब में 35 से 40 साल बिताने को मिलते थे। और आपको बता दूं कि फ़ौज 14 लाख नौकरियां सालाना देती थी और ये जो 14 लाख नौकरियां हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 4.8 मिलियन 48 लाख नौकरियां जो होती थी ना, उसमें से 14 लाख हैं। 14 में से आप अगर जो बाकी उनकी नौकरियां हैं सीनियर पोस्ट की सब निकाल दें
तो भी 7 लाख नौकरियां सीधे कट कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। झगड़ा ये है कि 7 लाख रोजगार केंद्र सरकार ने एक झटके में ख़त्म कर दिए, अपनी लायबिलिटी फिनिश कर दी, और उसके बदले में इस देश में नौजवान देश की सेवा करने का जज्बा रखता है। वो बेचारा सड़क पे रात को, गर्मी हो, मई हो, जून हो, उमस हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, दौड़ लगाता है। किसी दुकान पे नौकरी करता है, छुट्टी लेके आता है, दौड़ लगाता है, पुलअप्स करता है, दुनिया भर की मेहनत करता है। लोगों को जो भौतिक हानि हो रही है, जो संपत्तियां टूट रही हैं, उसका नुकसान तो दिख रहा है। उस नौजवान को जो नुकसान हुआ है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। उस आदमी को नौकरी के नाम पे ये कह दिया, भैया एक नौकरी जो हम देते थे पहले, उसको 9 या 10 लोगों को बांट दो। कैसे बांट दो? जो एक पोस्ट होती थी, जो एक पद होता था, उस पद पे 36 साल की नौकरी में एक ही आदमी काम करता था। उस पद पे 36 साल की नौकरी में 9 आदमी काम करेंगे। अगर 36 की है तो 4-4 साल करके आदमी बदलते जाएंगे। सरकार ने नौकरी ख़त्म कर दी और आपका दिल रखने के लिए छोटी छोटी नौकरी दे दी। आपका रुपया, मम्मी पापा बचपन में जब आपको पैसे मिलते थे, कहीं बुआ के यहाँ, ताई के यहाँ जाते थे, तो कई बच्चों के पैसे मम्मी पापा ले लेते हैं, हमको दे दो। 100 का नोट ले लिया, उसको कहा देखो ये कितना अच्छा है, सोने का है। उसको एक 10 रुपये वाला सिक्का या 5 रुपये वाला सिक्का पकड़ा दिया और उसको लगा हाँ ये तो भारी भी है, चमकीला भी है, ये सही है। करते हैं, और सरकार आपके साथ वही कर रही है। मैं आपको भारत की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि इस देश की नौकरियों पे जो आपका हक था वो किस तरह से छीना जा रहा है। ये सिर्फ पहली नौकरियां नहीं हैं जो ले ली गई हैं। नौजवान गुस्से में क्यों हैं इसका अंदाज़ा भी आपको इससे लगेगा। ये एक आंकड़ा है, ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर मतलब पक्की नौकरियां, ऐसी नौकरियां जिसमें आपके काम के घंटे तय होते हैं, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, आपको पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है। नौकरी का मतलब यही होता है ना। देश में ये जो नौकरियां हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि जो फॉर्मल सेक्टर में नौकरियों का जो हाल है वो 9 करोड़ 55 लाख कुल नौकरियां हैं 150 करोड़ के देश में। सब मिला के, प्राइवेट, सरकारी, वरकारी सब मिला के 9 करोड़ 55 लाख कुल नौकरियां हैं। और उन नौकरियों में जो सरकार का शेयर होता था इस भारत में 93-94 में, वो होता था 12.4%। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि पूंजीवाद ने इस देश में गरीब को मार रखा है। ये खुश करना चाहते हैं, सरकार के खर्चे कम दिखाना चाहते हैं, सरकार के खर्चे कम हों, सरकार ताकि टैक्स कम लगाए, टैक्स कॉरपोरेट पे कम लगाएगी तो कहा जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, सरकार अपना बोझ कम करे ताकि इंडस्ट्री पे बोझ कम से कम हो, आदमी मरता है तो मरे। और ये जो स्थिति थी 93-94 में 12.4% नौकरियां केंद्र सरकार दिया करती थी। 2013-14 तक 8.5% नौकरियां केंद्र सरकार दे रही थी, जो 19-20 तक 5% हो गई थी और अब 4.8% हो गई हैं। और अब ये जो देखिए आप स्थिति है 19-20 में, इसके अलावा राज्य सरकारों की नौकरियां भी कम हुई हैं। भारत में जो 150 करोड़ की आबादी में जो टोटल लेबर फोर्स है, जो श्रम शक्ति है भारत की, वो है 56 करोड़ 30 लाख। पूरे देश में काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग के कर्मचारी हैं। उनमें से केवल फॉर्मल सेक्टर में जिनका पीएफ वगैरह कटता है, सारा है, वो केवल 9 करोड़ 55 लाख है। आप सोचिए 56 करोड़ में से 9 करोड़ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नौकरी है, बाकी नौकरी फॉर्मल सेक्टर की नौकरी नहीं है, फॉर्मल नौकरी नहीं है। आज रखो कल निकाल दो, लाला का मन करे तो काम ठीक से नहीं किया 3 दिन के पैसे खा जाओ, पीट दो, पटक दो, रखो तो रखो, हटाओ तो हटा दो। 2 दिन के लिए रखो, 4 दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो, फिर 2 दिन के लिए रख लो।
वेतन जो देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो, आधा दे दो, मतलब कुल मिला के वो इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर मतलब ये मान लीजिए कि जिसका कम से कम नहीं तो वीकली ऑफ मिलता हो, पीएफ कटता हो, वो फॉर्मल सेक्टर है। तो ये 9 करोड़ 55 लाख जो नौकरियां हैं, इन 9 करोड़ 55 लाख पूरे देश में नौकरियां हैं, और 9 करोड़ 55 लाख नौकरियों में से जो हमारी महान केंद्र सरकार है वो केवल 48 लाख नौकरियां ही देती है। केवल 48 लाख, 4.8 मिलियन। उन 48 लाख नौकरियों में भी जो सेना की नौकरियां हैं वो 14 लाख हैं। अब उस 14 लाख नौकरी के अंदर में जब नौकरियां ख़त्म कर दी जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया जाएगा, जो एक परमानेंट नौकरी मिलती थी जिसमें आदमी 58 में जाके रिटायर्ड होता था, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो नौजवान क्या करेगा? अब आप ये सोचिए। आप इसको देख रहे हैं कि हाँ भाई उसको 4 साल में ठीक तो नौकरी मिल रही है, उससे तो अच्छा है, मजदूरी करता है, इससे तो अच्छा है। भाई आप उसकी इस स्कीम की तुलना बेरोजगारी से कर रहे हैं, इसकी तुलना बेरोजगारी से मत करिए, क्योंकि ये बेरोजगारी को रिप्लेस नहीं कर रही है। ये स्कीम एक फुल फ्लेजेड नौकरी को रिप्लेस कर रही है। ये अगर बेरोजगार आदमी को आप ये वाली नौकरी दे रहे हो तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये एक्स्ट्रा नौकरियां सरकार लेकर आई है। सरकार ने तो जो नौकरियां ऑलरेडी थीं उनको ख़त्म कर दिया, उनको छीन लिया, और उनको छीनने के बाद में फिर ये एक स्कीम दे रही है, आपसे पैसे ले लिए और आपको एक सिक्का पकड़ा दिया, गोल्डन पप्पू ये ले ले, मौसी ने जो पैसे दिए कागज़ के, क्या करेगा मुझे दे दे। आप सारे लोग जो विमर्श कर रहे हैं इस वक्त, उनमें एक बड़ा तबका ये बात तो कर रहा है कि भाई साहब इस नौकरी में जो फैसिलिटी है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बैठे से तो अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं 21 तक तो निकल के भी आ जाएगा। वो अलग बहस है कि आपका जब बच्चा निकल के आएगा, जब 25 साल में वो 21 में भर्ती हुआ, 4 साल 25 में निकल के आएगा, 3 साल में ग्रेजुएशन करेगा, तो उसका ज़िंदगी से अच्छी नौकरी का तो सपना ही, आपने 4 साल नौकरी दे के ज़िंदगी भर के लिए उसको 4th ग्रेड एम्प्लॉय बना दिया सर। 4th ग्रेड। आप एक एलीट फोर्स में काम करने आया है बच्चा, या तो आप ये करो, हिंदुस्तान में नौकरी के लिए अप्लाई करने की उम्र, ओवर एज जो हो जाते हैं बच्चे, उसको हटा दो, 35 साल कर दो सबके लिए, ठीक है। अग्निवीर चलो ठीक है, चलो एक बच्चों को एक ट्रेनिंग जैसी हो गई 4 साढ़े 4 साल की, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। लेकिन अगर वो अपना आईएएस बनेगा तुम्हारा बेटा, आईपीएस बनेगा तुम्हारा बेटा, कंपटीशन देने के लिए समय दोगे अपने बेटे को, ग्रेजुएशन कराओगे अपने बेटे को, उनके बेटे को 4 महीने में यूज एंड थ्रो, 4 साल में, माफ़ कीजिएगा। खैर, इस बहस से अलग अगर आप और आगे जाना चाहें तो जब सरकार इस पूरे एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रही है, केंद्र सरकार नौकरियां ख़त्म कर रही है, लोगों के काम छीन रही है, इस स्कीम को भूल जाइए। ये स्कीम तो इसलिए निकाली गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने नौकरियां ख़त्म की हैं। तो पूरी दुनिया जिस तरह से चलती है उसको बहुत अच्छी तरह से एक किताब है द वर्ल्ड फॉर सेल, बुक समरी है ऑडियो फॉर्मेट में, वो उपलब्ध है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम के बारे में आपको पता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं। ऑडियो बुक के बारे में भी आपको पता है कि जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते ज़िंदगी के दूसरे काम निपटाते हुए सुन सकते हैं। को अगर आपको हासिल करना है तो आम तौर पे अगर आप बुक्स होती हैं उनको आपको ख़रीदना पड़ता है अलग अलग, लेकिन ऑडियो बुक्स में आपको लेना होता है एक सब्सक्रिप्शन, साल भर का सब्सक्रिप्शन। कुकू एफएम पे 399 रुपये का ये देसी प्लेटफॉर्म है। और अगर आप इसको वैसे अवेल करना चाहें डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आजकल वहाँ एक स्कीम चल रही है हर घर कुकू एफएम, जिसमें आपको जो डिस्काउंट है वो 50% मिलता है, 199 रुपये में मिल जाएगी। नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। तो जब वो नौकरियां ख़त्म की है उस वक़्त में आप इस देश में उम्मीद करते हैं तो जॉब तो मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर, मैंने आपको बता दिया किस तरह से कटौती हुई है लगातार नौकरियों की। अरे सर, आजकल सरकारी नौकरियां हैं कहाँ,
करियर तो प्राइवेट में ही है, वो बगल में किसी का लड़का गूगल में चला गया, उसी में मुदित हैं। आंकड़े देखो भैया, खबरें देखो, परिस्थितियां देखो। मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टअप जो हैं 2022 की शुरुआत से अब तक 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, अब तक 6000 के आसपास लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। ओला ने 2100 वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, ब्लिंकिट ने 1600 से ज़्यादा, अनअकैडमी ने 1000 से ज़्यादा, वेदांतु ने 624 से ज़्यादा, कास्ट 24 ने 600 से ज़्यादा, ट्रेल ने 300 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी कर दी है। इसके अलावा व्हाइटहेड जूनियर, ये बायजूस का प्लेटफॉर्म है, इसने 5000 के करीब कर्मचारी और सेल्स एंड सपोर्ट के 3000 के करीब कर्मचारियों को राम राम कर दिया है। बायजूस ने भी अपनी सेल टीम को बाय बाय कर दिया है। अनअकैडमी ने 600 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाई दिया है। उन्होंने कहा, पत्र लिखा अपने कर्मचारियों को कि बाधाओं के बीच में काम करना सीखना चाहिए। इस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी हैं, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है, इसलिए अपनी नौकरी देख लो। वेदांतु ने 424 कर्मचारियों की छटनी कर दी है और उसके जो वामसी कृष्णा है सह संस्थापक, उन्होंने कहा कि भई अब मंदी आ रही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, और 5900 कर्मचारियों में से 424 को निकाल दिया। एम फाइन हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है, उसने 500 में से 50% से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है, 50%। और उन्होंने कहा कि मैक्रो लेवल के हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसमें छटनी की जा रही है। कास्ट 24 ने करीब 600 कर्मचारियों को ये कहा तुम्हारा काम अच्छा नहीं है और निकाल दिया। ब्लिंकिट का मैंने आपको बता दिया कि 1600 कर्मचारियों की छटनी की है, और इसमें बाकायदा जोमेटो ने रिसर्च निवेश किया। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मीशो ने निकाल दिया है। मीशो ने आपके 150 से ज़्यादा कर्मचारियों निकाल लिया है। फालेंको ने 180 को निकाल दिया है। ट्रेल ने 300 को निकाल दिया। कितने गिनेंगे आप? अब आप सोचिए, ये सारी कंपनियां, और कल आरबीआई के गवर्नर एक बयान दे रहे थे कि जो फिनटेक कंपनियां हैं वो ज़्यादा ये ना करें, ज़्यादा वो ना करें, फला ना करें। इसका मतलब फ़ोनपे, पेटीएम, जेटीएम टाइप की जो कंपनियां हैं, इनको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि आरबीआई जो है वो इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कह रही है कि थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो। ये हालत है प्राइवेट नौकरियों की। और ये वो कंपनियां हैं जिनका मैंने नाम लिया, जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न कहे जा रहे थे, जिनको कहा जा रहा था स्टार्टअप्स हैं। प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया का नाम लेते नहीं थकते थे, और ये क्रांति हो रही है, वो क्रांति हो रही है, फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा है। क्रांति, बेरोज़गारी की क्रांति हो रही है, दनादन लोगों को निकाला जा रहा है। और उसकी वजह क्या है? मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आने वाले समय में नौकरियां जाने वाली हैं और सैलरी कट भी हो सकते हैं, इंक्रीमेंट रुक सकते हैं। और उसकी वजह बताई थी कि किस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं। सरकार महंगाई को अब थोड़ा कम करने की उसने कोशिश की है, लगातार बढ़ाई जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ रही है। उस कॉस्ट को कवर करने के लिए इंडस्ट्री के पास कोई और चारा नहीं है, वो सिर्फ मैन पावर को ही काट सकती है। महंगा डीजल पेट्रोल को कम नहीं कर सकती, बिजली को कम नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें। डिटेल्स बहुत होती हैं, कितना लंबा बोलें, लंबा वीडियो हो जाता है, वो एक गिल्ट भी रहता है मुझे हमेशा। लेकिन ये सारी परिस्थितियां हैं, और अब आपने जो इतनी देर में समझा वो ये है कि इस देश में जब रोज़गार की तस्वीर इतनी ख़राब है, हर तरफ बेरोज़गारी का आलम है, सरकारी सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर तक हर जगह बेरोज़गारी बढ़ी पड़ी है, तो ऐसी हालत में सरकार अगर जॉब कट करेगी, सरकार अगर अपने यहाँ नौकरियाँ कम करेगी, जो लगातार कम कर रही है, मैंने बताया 93 से लेके 2014 के बाद तो क़यामत ही आ गई है। सरकार सारे सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर रही हैं, ये तो आंकड़ा है। एक बार जो वैकेंसी खाली हो गई, सरकार टालती रहेगी, भर्ती नहीं करेगी, बाद में कहेगी कि इसका काम चल तो गया 5 साल इस आदमी के बगैर, मत करो भर्ती। इसका क्या असर पड़ता है, ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है, सरकारी कामकाज कैसे रोकते हैं, देश की रफ्तार कैसे रोकती है, इसकी परवाह किसको है? और ये सारी स्थितियां आपको ये साफ साफ बता रही हैं कि समस्या बेरोज़गारी की है, समस्या जॉब कट की है,
5 साल से एक लड़का जो तैयारी कर रहा है, आधी रात को दौड़ता है, सुबह उठ के दौड़ता है, उसको जो नौकरी मिलती थी वो ख़त्म कर देने की है। ये कौन सी स्कीम नई आ गई है, नहीं आ गई है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये स्कीम कुछ देने वाली स्कीम नहीं है, ये लेने वाली स्कीम है। एक नौकरी के 9 टुकड़े करके एक सबको एक एक टुकड़ा पकड़ा देने की स्कीम है, और बाद में अपने बेरोजगारी के आंकड़ों में दिखाएंगे हमने इतने लोगों को नौकरी दी, और कुछ लोग तालियां बजाने लगेंगे, डाटा शेयर करने लगेंगे। 10 लाख नौकरियां देने का करोड़ों नौकरी देने वाले वादा कर भी चुके हैं, उनके कोटे में कुछ पूर्ति हो जाएगी यहाँ से। और जिस आदमी से ये सब छीना जा रहा है वो उस देश का नागरिक है, इस देश का मालिक है। सरकार केवल प्रबंधक है, दाता नहीं है, और इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। और जब उसका गुस्सा आता है तो उसकी हैंडलिंग भी बहुत ख़राब की जाती है। पानीपत का एक केस आया कल परसों में, आपने देखा होगा, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक एसडीएम साहब आए, वो खड़े हो गए और उन्होंने उससे कहा कि बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हो, अगर कानून हाथ में लोगे तो बुरा असर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तुम कानून हाथ में मत लो, मैं हूँ, तुम्हारे पिता की तरह हूँ, तुम मुझे ज्ञापन दे दो, मैं ऊपर पहुँचा देता हूँ। बच्चा द्रवित हो गया, उसने पूछा अंकल जी आपने किसको वोट दिया था? उसने कहा मैंने मोदी जी को वोट दिया था। और उन्होंने बच्चे से पूछा तुमने किसको वोट दिया था? मोदी जी का नाम देकर वो रोने लगा। इसका इमोशनल पहलू मत देखिए, इसका आप ये पहलू देखिए कि उस एसडीएम ने इस समस्या को कितने अच्छे तरीके से हल किया। और जो डंडे चटकाते हैं उन्हीं के कारण आग लगती है, उन्हीं के कारण आगजनी होती है, उनके कारण ट्रेनें फूकती हैं, उन्हीं के कारण फ्राइडे को मस्जिद के बाद पत्थरबाजी होती है। और सरकार को सूट करता है कि डंडे चलें, क्योंकि जितना डंडा चलेगा आप बातचीत ना अग्निपथ की नहीं करोगे, पथराव की बात करोगे। आप नूपुर शर्मा की बात नहीं करोगे, मुसलमानों की पत्थरबाजी पे बात करोगे, आप आगजनी पे बात करोगे, ट्रेन जलाने पे बात करोगे। आप भूल जाओगे कि जो बातचीत करनी थी इस मसले पे वो थी जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मैंने आज आपको बताया। रोज़गार कम किए जा रहे हैं, रोज़गार छीने जा रहे हैं, मसला वो है, मुद्दा वो है। बच्चों की हिंसा मुद्दा है ही नहीं। बच्चों की हिंसा में और उस आग की लपटों के पीछे वो कवर फायर है। सरकार लोगों की नौकरियां छीनने के अपने क्रम को छिपाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।